गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम लोग हैबिटेट इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने समुद्री आवास का अध्ययन किया था, एस्चुरीज का अध्ययन किया था और फ्रेश वाटर हैबिटेट का अध्ययन किया था। आज हम स्थलीय आवास या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का अध्ययन करेंगे। स्थलीय आवास अत्यंत भिन्नताएं लिए हुए होता है। चाहे किसी भी फैक्टर की बात करें, यहाँ बहुत ही भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर एल्टीट्यूड या ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो स्थलीय आवास समुद्र तल से भी नीचे हो सकते हैं और 28,000 फीट 28,000 फीट तक की ऊंचाई तक हो सकते हैं पहाड़। तो इस तरह से हाइट आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर के और बहुत ऊंची स्तर तक हाइट हो सकती है ऐसे आवासों की। तापमान की बात करें तो कहीं पर -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 0 से 60 डिग्री कम का तापमान, और कहीं पर 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान, बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाई देगा तापमान में भी। इसी प्रकार अगर सॉइल अर्थात मिट्टी, मृदा की भौतिक और रासायनिक प्रकृति की बात करें तो इसमें भी बहुत ही परिवर्तन या बहुत ही अंतर दिखाई देगा। कहीं पर रेत होगा और कहीं पर चट्टान होगी। रेत और चट्टान के बीच में अनेक प्रकार की सॉइल पाई जा सकेगी। नमी की अगर बात करें तो नमी की मात्रा भी बहुत ही भिन्नताएं लिए हुए होती है और वास्तव में स्थलीय आवास की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल ही है। यहाँ पर चाहे पादप हो या जंतु हो, अगर स्थल पर उसे ग्रो करना है तो जल की विशेष आवश्यकता होगी और जल बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर स्थल पर सिद्ध होगा। जो स्थलीय आवास हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। हम इनकी चर्चा करते हैं एक एक करके। जो टुंड्रा आवास है, सबसे पहले टुंड्रा की बात करेंगे। ये ध्रुवीय भागों पर पाया जाता है। उत्तर ध्रुवीय भाग जो है ये आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। यूरोप का उत्तरी भाग, एशिया का उत्तरी भाग और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का उत्तरी भाग, ये सभी उत्तरी ध्रुव से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और इन्हीं को टुंड्रा कहा जाता है। ये क्षेत्र ट्रीलेस है, यहाँ वृक्ष का पूरी तरह से अभाव है। बहुत लंबी सर्दियाँ होती हैं। कोल्ड जो सीज़न है ये बहुत लंबा होता है और कोल्ड सीजन में लगभग सूर्य का प्रकाश भी नगण्य ही होता है। तो वर्ष का एक लंबा समय इन क्षेत्रों में अंधकार में बीतता है। ग्रीष्म या गर्मी का समय बहुत छोटा होता है, ठंडा होता है। यहाँ पर बर्फबारी प्रायः होती रहती है और साल में कभी भी हो सकती है। यहाँ की अगर सॉइल या मिट्टी की बात करें तो क्योंकि निरंतर यहाँ बर्फबारी होती रहती है, ऐसे में यहाँ की मिट्टी कभी भी पूरी तरह से सूखने वाली स्थिति में नहीं आ पाती है और अगर सरफेस से देखें तो खाली कुछ इंच की सॉइल ही पूरी तरह से सूख पाती है। यहाँ पाए जाने वाले प्लांट्स में मॉसेज हो सकते हैं, लाइकेंस हो सकते हैं या अत्यंत छोटे कुछ समय के लिए उगने वाले पौधे हो सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले अनेक प्रकार के माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं, जैसे वाटरफाउल्स हो गया। ये यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं।
यहाँ के स्थायी रूप से निवासी पक्षी भी हैं, बर्फ में पाए जाने वाले आउल्स, ये यहाँ के पक्षी हैं। टार्मिगैंस हैं। यहाँ पर स्तनधारी भी पाए जाते हैं, जैसे लेमिंग्स हैं, ध्रुवीय खरहे हैं, ध्रुवीय भालू हैं, आर्कटिक फॉक्स हैं, कैरिबू है, ये हिरन की प्रजाति है, मस्क ऑक्सन है, ये ध्रुवीय बफेलो कह सकते हैं इसको हम, वीजल्स हैं, ये कैट हैं, पोलर कैट्स होते हैं। तो ये यहाँ के स्थायी पाए जाने वाले जीव हैं। ये सभी, इनके शरीर पर लंबे फर या बाल पाए जाते हैं। ये अभी जो बताया मैंने कि ध्रुवीय भाग का ये वातावरण है, लेकिन अगर ऊंचे पहाड़ों को देखें तो पहाड़ों के टॉप पर भी इसी प्रकार का मौसम और वातावरण पाया जाता है। तो जो टॉप ऑफ द हिल्स हैं वो भी टुंड्रा जैसे ही वातावरण है, वहाँ भी टुंड्रा जैसे ही जीव जंतु समुदाय पाया जाता है। इसके बाद का भाग टैगा, दूसरे नंबर पर टैगा नाम का भाग है। ये टुंड्रा से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर ये भाग पाया जाएगा। इसमें यूरोप के भाग, साइबेरिया के भाग, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग, ये सब टैगा क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये हम ध्रुवों से चल रहे हैं, उत्तर ध्रुव से दक्षिण की तरफ। और अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो ये टैगा वाला भाग दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर महासागर है और स्थलीय भूमि वहाँ नहीं है। टैगा भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कोनीफेरस हैं, अर्थात नुकीली पत्तियों वाले वन होते हैं और ये यहाँ पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, इनमें पतझड़ नहीं होता है। टैगा भाग में विंटर तो बहुत कोल्ड होता ही है, समर भी ठंडा ही होता है। बरसात, रेनफॉल मध्यम प्रकार का होता है। ग्रीष्मकाल 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। यहाँ पर रेड फॉक्स, लिंक्स, कैरिबू, रेप्टाइल की विभिन्न जातियाँ, पक्षियों की अनेक जातियाँ ये जंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। चीड़ के जंगल, फर के जंगल, सेडार के जंगल ये यहाँ के प्रमुख पौधे हैं। तीसरा क्षेत्र डेसिडुअस फॉरेस्ट का है, इसको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो प्रतिवर्ष पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते यहाँ निकलते हैं। इस भाग की विशेषता ये है कि यहाँ ग्रीष्मकाल अधिक ठंडा नहीं होता है, अपेक्षाकृत गर्म होता है। रेनफॉल भी अच्छा होता है, 40 इंच तक की रेनफॉल होती है और वर्ष भर अलग अलग समय पर रेनफॉल होती रहती है। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष होंगे वो चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते हैं, क्योंकि बरसात पर्याप्त होती है, सनलाइट भी मिलती है यहाँ पर्याप्त, इसलिए चौड़े पत्ते के वन विकसित होते हैं ताकि वो सनलाइट का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें फोटोसिंथेसिस में। प्रतिवर्ष पत्ते गिर जाते हैं और हर साल नए पत्ते निकलते हैं। ऐसे वनों को डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं।
मैपिल, ओक, वालनट, बीच, ये सभी यहाँ के पौधे हैं। हिरणों की जातियाँ ग्रे फॉक्सेज हैं, रकून्स हैं या फ्लाइंग स्क्वेरल, अनेक प्रकार के सर्पों की जातियाँ, एम्फीबिया भी यहाँ बहुतायत से पाए जाते हैं। एम्फीबिया की जातियाँ, ये सभी यहाँ के वर्टिब्रेट प्रकार के जीव हैं। चौथा जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, स्थलीय आवास है, इसको ग्रास लैंड या घास का मैदान कहते हैं। ये घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, एशिया में भी हैं और अफ्रीका में भी हैं, अर्थात सभी महाद्वीपों में ग्रासलैंड्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो सॉइल होती है वहाँ और जो क्लाइमेट होता है, सॉइल और क्लाइमेट बड़े वृक्षों के लिए अनुकूल नहीं होता है, इसलिए यहाँ घास उगते हैं। क्योंकि नमी पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए बड़े वृक्ष नहीं पनप पाते हैं। और सभी प्रकार के जो घास के मैदान हैं वो इकोलॉजिकली, अर्थात हम इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग एक जैसे हैं। इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, स्टेपीज कहते हैं, प्रेरी के मैदान कहते हैं, सवाना के मैदान कहते हैं। अलग अलग भागों में अलग अलग नाम है, लेकिन इकोलॉजिकल फीचर्स एक जैसे ही हैं। 12 से 40 इंच तक का यहाँ रेनफॉल होता है और ये वर्ष भर नहीं होता है, वर्ष में कभी कभी होता है। यहाँ का मुख्य पादप घास होती हैं, ग्रासेज होती हैं। और घास के मैदान में पाए जाने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं, ये अंगुलेट, खुरधारी, स्तनधारी, बाइसन, हिरन की अनेक जातियाँ और प्रेरी डॉग्स, रैबिट्स की जातियाँ, सर्पों की जातियाँ और छिपकलियों की जातियाँ यहाँ बहुतायत से पाई जाती हैं। अगला स्थलीय आवास डिजर्ट या मरुभूमि कहलाता है। ये गर्म वाले भागों में भी पाया जा सकता है, ठंडे भागों में भी पाया जा सकता है डिजर्ट। और डिजर्ट की या मरुभूमि की विशेषता ये है कि यहाँ नमी कम होती है, रेनफॉल कम होता है, 10 इंच तक का रेनफॉल अधिकतम होता है और वो भी वर्ष पर्यंत नहीं होता, कभी कभार होता है। अधिकांश जो ये बरसात होती है वो 1 या 2 बार में ही बरस जाता है, इसलिए पौधों के बहुत अधिक काम ये पानी नहीं आ पाता है। ग्रीष्म काल में बहुत अधिक तापमान हो जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और यहाँ वाष्पोत्सर्जन की गति बहुत तेज़ होती है क्योंकि तापमान बहुत उच्च होता है। तो डिजर्ट में रहने वाले जंतु और पादप दोनों के सामने नमी को बचाना या जल को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज या चुनौती होता है और इसके लिए जंतुओं और पादपों को अनुकूलन उत्पन्न करने होते हैं। पौधों में या तो पत्तियां अनुपस्थित हो जाएंगी या कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, तना मांसल हो जाएगा, जड़ें लंबी और गहरी होंगी। कुछ पौधों में स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिनमें कि जल इकट्ठा किया जाता है और वो उन पौधों की ग्रोथ के काम आता है। कैक्टस ऐसे भागों के प्रमुख पादप हैं। जंतुओं में कंगारू, रैट, फॉक्स, कुछ रेगिस्तानी बिल्लियाँ, छिपकलियों की अनेक जातियाँ, सर्पों की अनेक जातियाँ और टोड की कुछ जातियाँ, ये डिजर्ट में पाए जाने वाले जंतु हैं। डिजर्ट ठंडे भी हो सकते हैं। अमेरिका का सेज ब्रूस एरिया, अफ्रीका का सियरा कैस्केड माउंटेन, ये इसी प्रकार के डिजर्ट्स हैं।
ऐसे स्थानों पर वातावरण बहुत ही सूखा रहता है। डिज़र्ट की विशेषता ये है कि ये गर्मी में गर्म और सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं। जो बर्फीले रेगिस्तान हैं, बर्फीले रेगिस्तानों में भी हिरणों की अनेक जातियाँ, रेगिस्तानी बिल्लियों की जातियाँ, गिलहरियों की जातियाँ और रेप्टाइल्स की जातियाँ पाई जाती हैं। अगले प्रकार का जो हैबिटेट है वो है रेन फॉरेस्ट। ये मुख्यतया भूमध्य रेखा इक्वेटर के दोनों तरफ पाए जाने वाले प्लांट्स भाग हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण बहुत चौड़े पत्ते वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं। बड़े घने जंगल यहाँ उगते हैं। जंगलों में विभिन्न प्रकार के एपीफाइट्स भी उगते हैं, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स में मंकीज की जातियाँ, स्लॉथ की जातियाँ, एंट ईटर्स, बैट्स की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की जातियाँ, फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स, टर्टिल्स, सांपों की जातियाँ, ये सभी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ एक बात और बता दें कि क्योंकि वर्ष भर यहाँ बहुत अधिक बरसात होती है, मिट्टी में यहाँ न्यूट्रिएंट्स भी पर्याप्त होते हैं, इसलिए यहाँ के जंगल कई परत के होते हैं, अर्थात बहुत बड़े वृक्ष, उसके नीचे अपेक्षाकृत छोटे वृक्ष और उसके नीचे और छोटे वृक्ष, और इस तरह से ये मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट्स का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ये जो हमने जोनेसन की बात की, टुंड्रा से लेकर के और रेन फॉरेस्ट तक पहुँचे, यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जैसे धरती पर हम उत्तर से और दक्षिण की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ आए और परिवर्तन देखा गया, उत्तर में ठंडा और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर गए गर्म और अधिक बरसात वाला क्षेत्र मिला। यही स्थितियाँ बड़े पर्वतों पर भी होती हैं। सबसे ऊपर जो वातावरण होगा वो टुंड्रा जैसा होगा, पर्वत में थोड़ा नीचे आएंगे तो टैगा जैसा वातावरण मिलेगा, और उसके नीचे आएंगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला, कोनीफेरस फॉरेस्ट वाला भाग मिलेगा, और सबसे नीचे जब आएंगे तो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट मिल सकते हैं, रेन फॉरेस्ट या ग्रासलैंड। तो इस तरह से जो जोनेसन है, जो भाग बांटे गए हैं, ये चाहे पोल से, उत्तरी ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर आवें या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आवें, तो जिस प्रकार का जोनेसन मिलेगा उसी प्रकार का जोनेसन, उसी प्रकार जोन में भाग बांटे जाने वाली स्थितियाँ किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे आवें तो भी प्राप्त होंगी। और ये समानता न सिर्फ क्लाइमेट में बल्कि बायोटा अर्थात प्लांट और एनिमल लाइफ में भी इसी प्रकार की समानता दिखाई देगी, अर्थात टैगा जैसा या ग्रासलैंड जैसा या कोनीफेरस फॉरेस्ट जैसा वातावरण या टुंड्रा जैसा वातावरण ये किसी भी ऊंचे पहाड़ जैसे हिमालय की बात करें तो उन पर प्राप्त हो सकता है। और ये जो जोनेसन किया गया है, इस जोनेसन का मुख्य आधार है तापमान और रेनफॉल। जैसे जैसे पोल से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तापमान बढ़ता जाएगा, रेनफॉल भी बढ़ता जाएगा। पहाड़ पर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आवें तापमान बढ़ेगा, या नीचे से ऊपर जाएं तो तापमान कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने स्थलीय आवास की बात की। अगर कोई असुविधा हो तो बच्चों कृपया मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।